नमस्कार सभी बच्चों को। बेटे आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने एक रिलेशन कवर करी थी, E इक्वल्स टू माइनस dv बाई डी आर, E इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv बाई डी आर। रिलेशन को पढ़ने के कई अंदाज थे बेटे। इसको ही हम लोगों ने नेगेटिव ऑफ स्लोप भी पढ़ा था, वी आर ग्राफ का स्लोप है ना। इसी को हम बोलते थे नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v। लेकिन जाते जाते मैंने आप लोगों को एक जन्नत लिखाई थी, जन्नत हिंदी में लिखी थी आपने। इस फॉर्मूले में आया हुआ dv दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और dr उन्हीं दो सरफेसेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मैं एक बार याद दिला दूं, देखो इधर ये जो हम लोगों ने कल ये डेरिवेशन किया था बेटे, जिसमें इसको ड्राइव किया था, तो उसको ड्राइव करते समय दो पॉइंट लिए थे, एक ए लिया था और एक बी लिया था। बोल सही बात है नहीं। और हम जब ड्राइव करके आए थे इस डेरिवेशन को, तो आपको याद हम लोग ए से बी के लिए ऐसे चल करके आए थे। तो यहाँ का पोटेंशियल लो था और यहाँ का हाई था। तो अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ साहब यहाँ का पोटेंशियल v था, तो साहब यहाँ का पोटेंशियल उससे ज्यादा था, वो था v प्लस dv। v प्लस dv मतलब ये लो पोटेंशियल से आप हाई के लिए आए थे कल, और ये जो डिस्टेंस था, ये dr था। बोल सही है। तो फॉर्मूले में आया हुआ dv दो पॉइंट के, इस फिगर के अंदर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके और इसके बीच का। क्योंकि आप जब माइनस करोगे बेटे, माइनस जब करोगे तो ये डिफरेंस dv निकल करके आता है। एक बच्चा बोला आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, इसमें से इसको माइनस करते हो, क्योंकि जब a में से b माइनस होगा तो माइनस dv आएगा, और जब b में से a माइनस होगा तो प्लस का dv आएगा। बोल सही बात है या नहीं बेटे। जब आप इसमें v में से इसको माइनस करोगे माइनस dv, और जब b में से इसको माइनस करोगे तो प्लस dv। तो जब आप इस फॉर्मूले को लिखो ना, तो आज इस पेज क्या नाम है, इस पेज के ऊपर लिख देना, इस फॉर्मूले में जो माइनस लगता है ना बेटे, ये वाला माइनस, ये हमेशा नहीं लगता। ये आप अपने दिमाग से लगाओगे, दिमाग से, कि न्यूमेरिकल वाला मुझको किधर से माइनस करा रहा है। अगर वो लो पोटेंशियल में से हाई को माइनस करा रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये हाई पोटेंशियल है, वो लो होगा। अगर वो लो में से हाई माइनस कराता है तो नेगेटिव आएगा साहब, लेकिन अगर वो हाई में से लो माइनस करा रहा है तो फिर ये पॉजिटिव आता है। क्योंकि हमने डेरिवेशन करते समय हम ए से बी के लिए आए थे। बच्चा बोला मैं बी से ए के लिए गया, तो क्या कर लोगे। बोल सही बात है या नहीं। क्योंकि हम तो एक साइड से डेरिवेशन करके लाए और माइनस साइन लेके आ गए उसके अंदर। तो आप ना हिंदी में लिख देना कि इस फॉर्मूले में जो माइनस लगाया जाता है वो दिमाग से लगता है। दिमाग का मतलब ये देखना पड़ता है कि हाई लो या लो हाई है। क्लियर है। तो फॉर्मूले में आया हुआ dv बाई डी, वो क्या नाम है, dv दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और dr साहब उन्हीं दो सरफेसेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और माइनस साइन दिमाग से लगाया जाता है, हमेशा नहीं लगता है। किसे लगाया जाता है, दिमाग से। और दिमाग किसका साहब, वो अपना ही लगाना पड़ता है बेटे, ठीक है, मजबूरी है। अब आ जाओ टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है साहब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, पहले डेफिनेशन नोट कर ले। वैसे देखो इक्विपोटेंशियल ऐसी सरफेस साहब जिसके ऊपर हर जगह पोटेंशियल सेम हो। देखो ये हमारी हेल्प करेंगी बेटे काफी कंसेप्ट्स को सॉल्व करने में। ऐसी सरफेस जिसके ऊपर हर जगह का पोटेंशियल सेम हो, वो कहलाती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कहलाती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कंसेप्ट को समझना, इधर देखो, मान ले मेरे पास एक सिंगल चार्ज है बेटे, पॉजिटिव चार्ज है Q। कोई मुझसे कहता है यहां से r की दूरी पे पोटेंशियल लिख, r की दूरी पर, तो दुनिया जानती है इस जगह का पोटेंशियल आएगा KQ बाई R। कोई मुझसे कहता है इस जगह r की दूरी पर पोटेंशियल लिख, यहाँ का भी यही आएगा KQ बाई R। मुझसे कहता है इस जगह पर r की दूरी पर रख, यहाँ पर भी यही आएगा KQ बाई। इस जगह पे पूछता है यहाँ पे लिख, यहाँ पे सेम KQ बाई R। यहाँ पे कहता है r की दूरी पे लिख, सेम आंसर KQ बाई R। क्या एक ही आंसर आना, हाँ साहब। ये r अगर यहाँ होता सेम आंसर, यहाँ पे होता सेम आंसर, यहाँ होता सेम आंसर, यहाँ होता सेम आंसर, यहाँ पर होता सेम आंसर, यहाँ होता सेम आंसर, यहाँ पे होता सेम, यहाँ पर होता सेम, कहीं पर भी हो साहब। अगर दूरी r की स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है साहब, क्या हर जगह का आंसर सेम आता, हाँ हर जगह का आंसर सेम आता। अगर मैं इस कंसेप्ट को जनरलाइज कर दूं, तो जनरलाइज करने का मतलब क्या है, तू एक काम कर बेटे, जो सेम पोटेंशियल आंसर लेकर के बैठा है ना तू, सेम इन सबको मिलाते हुए एक लोकस तैयार कर दे। इन सभी का एक लोकस तैयार कर साहब, इन सभी को मिला पॉइंट्स को।
बच्चा बोला सर 2D में तो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट चार्ज के लिए देखूं तो ये फील्ड 3D में है, तो 3D के अंदर मैं कहीं पर भी पोटेंशियल निकालूं r की दूरी पर सेम आंसर आएगा। तो अगर इसको 3D में एनालाइज किया जाए तो स्फीयर है साहब, ये सरफेस जो बनी है ये स्फीयर है, ये सरफेस क्या स्फीयर है। इसका मतलब इस स्फीयर के ऊपर जितने भी पॉइंट आए हुए हैं वो सब सेम पोटेंशियल के हैं। हाँ साहब वो सेम पोटेंशियल के हैं। फॉर एग्जांपल ये आंसर सॉल्व k/y सॉल्व होके 10 वोल्ट आता है, कितना आता है 10। तो इस सरफेस पे कहीं पर भी पॉइंट ले लो, सभी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, कहीं पर भी हो इस स्फीयर के ऊपर होना चाहिए 10 वोल्ट है सर सबका। तो ऐसा कोई जनरलाइज कंसेप्ट, ऐसी जनरलाइज सरफेसेस किसी पेरेंटल चार्ज की वजह से कि साहब उनके ऊपर हर जगह का पोटेंशियल सेम हो, वो सरफेस कहलाती है क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कहलाती है बेटे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी हम लोगों को ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो डेफिनेशन तो हो गई, इस फिगर को बनाना चाहो आपकी मर्जी है, बनाओ मत बनाओ बार बार आती रहेगी। तो आ जाओ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं बेटे। तो नंबर फर्स्ट बना, नंबर फर्स्ट लिख 4q ग्रेटर देन 0। एक अच्छा बच्चा बात को समझने लग गया है कि बोर्ड जो है ना बेटे कभी ऐसे नहीं बोलता है कि फुट सिंगल पॉइंट चार्ज नहीं, बड़े हो गए हो। नंबर फर्स्ट 4q ग्रेटर देन 0, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, सिंगल नेगेटिव और सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अकेला चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। ये रहा साहब एक चार्ज। वैसे इसका मैंने अभी बताया स्फेरिकल शेप आई थी, कैसी आई थी स्फेरिकल, पर ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपको ना एक आदत बनाना बेटे कि सरफेस से पहले क्या नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा दिया करना, ये अच्छा होता है, ठीक है, कंसेप्ट भी समझ आएगा और फिगर भी अच्छी बनती है। तो पहले आप ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही दिखा दो, लाइंस ज्यादा मत दिखाओ लेकिन दिखाओ, देखने में फिगर भी अच्छी लगती है और कंसेप्ट भी दे करके जाती है कुछ। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब सरफेस तो कैसे ड्रॉ करते हैं साहब, इसको सेंटर माना चार्ज को और सेंटर मान करके ये स्फीयर ड्रॉ कर दिए साहब। अगर बाई चांस मेरे से सर्कल ढंग से नहीं बने तो आप बनाइएगा बेटे, ठीक है। ये जो स्फीयर आपने ड्रॉ किए हैं 2D में तो सर्कल दिखाई देते हैं लेकिन ये स्फेरिकल शेप है। तो शेप क्या है, ये शेप है स्फेरिकल। एक 1 मार्क्स में तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज। हमारे सिलेबस में ना पॉइंट के लिए 3 बार स्फेरिकल शेप आएगी। गॉस थ्योरम में आ गई पॉइंट चार्ज की गॉसियन सरफेस कैसी है, स्फेरिकल। अब इक्विपोटेंशियल में आ गई पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल कैसी है, स्फेरिकल। ऐसे ऑप्टिक्स में आएगी, वेव फ्रंट आएंगे पॉइंट सोर्स के लिए, वो भी स्फेरिकल होंगे। 3 जगह पॉइंट की स्फेरिकल शेप है सिलेबस में, इसलिए ये शेप इंपॉर्टेंट होती है, कोई ना कोई पूछी जाती है। व्हाट इज द शेप स्फेरिकल, बोल बात समझ में आती है बेटे, ये है। अब यहाँ पे ना एक कंसेप्ट और है, अगर आप वैसे आगे बता दूंगा तो ध्यान से देख, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना बेटे वो इन सरफेस पर नॉर्मल है, कहीं पे भी चेक कर 90 पर है, ये 90 पर किसी को भी चेक कर ले। इसलिए मैंने आपसे कहा था फील्ड लाइन से कंसेप्ट भी देकर के जाएंगे, बात समझ में आई है। अब तुम कोई भी सरफेस पकड़ो, उसके ऊपर जितने पॉइंट है सेम पोटेंशियल के होंगे। जैसे समझियो मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, इस सरफेस के ऊपर 2 पॉइंट रख दिए, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, इस सरफेस पे सी ले लिया, इसके ऊपर ये डी ले लिया। इस जगह का पोटेंशियल ए है, इसका बी है, क्या ये सेम होगा, हाँ साहब ये सेम होगा। पोटेंशियल ए पॉइंट का वो बी के बराबर होगा। मान लो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूँ 10 वोल्ट की सरफेस है साहब, 10 वोल्ट है ए का पोटेंशियल, तो साहब यहाँ 10 है यहाँ 10 है, हर जगह 10 होगा, हर जगह 10 होगा, हर जगह 10 होगा। पूरी सरफेस पे कहीं पॉइंट रख दो, सब 10 वोल्ट के हैं। फिर अब आगे फील्ड लाइंस आ गए, तो अब फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो अब उसके रेस्पेक्ट में पोटेंशियल आगे घटता गया। मान लो ये सरफेस आ गई साहब और ये 10 की थी, मान लो 7 की हो गई, तो इस सरफेस पे कहीं पर भी पॉइंट ले ले सब 7 वोल्ट के होंगे। एक बात क्लियर सुन लो, एक सरफेस ही इक्विपोटेंशियल है, पेपर में तीनों बनाने की जरूरत नहीं, एक ही बना सकते हो सफिशिएंट है, लेकिन हम 2-3 बना देते हैं, देखने में अच्छी लगती है। अब मान लो इस पॉइंट का डी का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो यहां कहीं पर भी ले लो सभी 5 वोल्ट के होंगे, सभी 5 के। आप ये मत सोच लेना ये तीनों ही एक जैसी है, नहीं साहब, एक पोटेंशियल की नहीं है तीनों, हर सरफेस का पोटेंशियल अलग है, लेकिन एक के ऊपर जो पोटेंशियल है वो सेम है।
तो ए का पोटेंशियल बी के बराबर है, सच्चाई है। वो ज्यादा है सी के पोटेंशियल से और वो ज्यादा है डी के पोटेंशियल से, वो ज्यादा है डी के पोटेंशियल से। बात समझ में आती है? तो फिगर को, वो क्या नाम है, स्किन को रोक और फिगर को ड्रॉ कर। देख लिया बेटे? अब दूसरे के लिए आ जा, नंबर 2। इसको अपने आप ही ड्रॉ कर, दोबारा ड्रॉ करना, मैं यहीं पे मैनिपुलेशन कर रहा हूं। 4 Q लेस देन 0, Q लेस देन 0 का मतलब सिंगल नेगेटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज। तो शेप तो साहब यही आएगी। बोलियो नेगेटिव होते ही क्या फर्क पड़ेगा? सर नेगेटिव होते ही फील्ड लाइंस अंदर आ जाएंगी, नेगेटिव होते ही फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ जाएंगी साहब, इन्फिनिटी से आ रही है, बिल्कुल सच्चाई है साहब, अंदर आ जाएंगी। सभी की डायरेक्शन बदल देना बेटे, अगर बाई चांस मैं किसी एरोप्लेन ना लगा पाऊं, आपको सभी की डायरेक्शन रिवर्स कर देनी है, हो गई साहब? ये चार्ज अब कैसा हो गया? ऐसा भी नेगेटिव चार्ज है, -Q के लिए। अभी शेप क्या स्फेरिकल होनी है, लेकिन साहब फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब की बार किसका पोटेंशियल ज्यादा है? सर अब की बार डी का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फील्ड लाइंस बाहर से आ रही हैं। तो पोटेंशियल डी का ज्यादा होगा साहब सी से, और ज्यादा होगा बी से, और वो बराबर है ए के, क्योंकि ए और बी एक ही सरफेस पे डाल रखे हैं, ए और बी एक ही सरफेस पे। देखो मैंने ये जो आपको ये समझाया था ना कि 2 डिस्टेंस होता है इनके बीच का, अगर तुम पकड़ पाए ना बात को तो मजा आ जाएगा। ध्यान से देखियो इधर टेक, डी बाई डी आर जो मैं आपको इतनी देर से ये समझा रहा हूं, ये फिगर थी, ये क्यू चार्ज था और 2 पॉइंट लिए गए थे ऐसे, ये ए होता था, ये बी होता था, इनके बीच का डिस्टेंस डी आर होता है। मैं आपसे बार बार ये क्या कह रहा हूं कि ये जो फॉर्मूले में जो डीवी है ना बेटे, 2 सरफेस के बीच का डिफरेंस होता है, सरफेस के बीच का। वो क्यों है सुन, ये पॉइंट चार्ज था, ये प्लस वाला है जो अभी फिगर ड्रॉ करी है, इसको लेते हुए तो इक्विपोटेंशियल बना। सर इस पॉइंट को लेते हुए, सर इसकी इक्विपोटेंशियल ये आएगी, ये आ गई साहब, और इस पॉइंट को लेते हुए बनाऊंगा तो ये आ गई भाई, पॉइंट पे स्फेरिकल आ गई। अब तू बड़ा बच्चा वो ध्यान से देखियो, क्या ये रेडियस के अलोंग गया हुआ है? हाँ सर ये रेडियस है, रेडियस सरफेस पे नॉर्मल है, ये बिल्कुल सच्चाई है। अब तू पकड़ इसकी क्या चीज है, ये ध्यान से देख, ये उन 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस है जो 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आए हुए हैं, और डी आर उन्हीं 2 पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ध्यान से देख ले, बच्चा बोलता है कि सर अगर मैं पॉइंट यहां पर ले लेता तो साहब ये डी आर हो जाता, अगर पॉइंट यहां पर आता है तो ये डी आर होता है, ध्यान रखिएगा। पॉइंट यहां लिए जाते हैं तो ये डी आर होगा, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट यहां पर है और एक यहां पर, आप ये डी आर है, ये गलत है। बात समझ आई है? ये मैं आपसे बार बार इस लाइन को जो बोल रहा हूं ना, कि जो डीवी होता है, जो डीवी होता है वो 2 सरफेस के ऊपर आए हुए पॉइंट के बीच का वो क्या नाम है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और डी आर उन्हीं के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। बच्चा बोला सर ऐसा जरूरी थोड़ी है, कल को ए यहां दे देता और बी यहां दे देता तो मैं क्या करता? सच्चाई है, इसका पोटेंशियल आप माइनस करोगे, लेकिन डीआर कैसे लिखोगे? डीआर आप ऐसे नहीं लिखोगे, इसका पोटेंशियल इस जगह का सेम है, यहां और यहां का पोटेंशियल सेम है, एक ही सरफेस है, तो साहब डीआर ये बनेगा, ये ध्यान रखना। अरे हाँ तो बोल, पॉइंट बेशक से आगे पीछे कहीं दे दो, उसकी मर्जी है, लेकिन साहब जो डीआर होगा वो सरफेस के बीच का होता, पॉइंट के बीच का नहीं होता। इसलिए लाइन में आपको बार बार बोल रहा हूं, फॉर्मूले में आया हुआ डीवी 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉइंट के बीच का नहीं बोला, सरफेस के बीच का बोल रहा हूं। एक सरफेस ऊपर वाली, एक नीचे वाली, और डीआर उन्हीं सरफेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ये कंसेप्ट आपको और क्लियर होता जाएगा, न्यूमेरिकल जब करेंगे जब क्लियर होगा असली तो। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप बार बार सुनोगे और बोलोगे तो ये लाइन जहन में बैठ जानी चाहिए साहब, कि जो डीवी और डीआर का खेल है ये सरफेस के बीच का है, पॉइंट के बीच का नहीं है। हाँ हमने ड्रॉ करते समय पॉइंट दिखाई थे, लेकिन उसके पीछे कहानी कुछ और चल रही थी। क्या वो सरफेस के ऊपर थे दोनों पॉइंट, और ड्राइव कर गए पॉइंट के लिए, लेकिन बेसिकली सरफेस का कंसेप्ट था। ठीक है बेटे? तो कर नेगेटिव के लिए लिख लिया। अब देखो इस पॉजिटिव वाले के ऊपर ना बेटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बड़ा प्यारा पूछा जाता है, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, आप चाहो तो लिख दो विच वन ऑफ द फिगर इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फिगर इज करेक्ट। आपको मैं 2 ही फिगर दे रहा हूं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा भी दे सकता, मैं 2 ही फिगर बना के दे रहा हूं आपको। क्यू चार्ज है,
आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी फिगर करेक्ट है, सही है कौन सी फिगर। बेटे आपको गोल बनाना, मेरे से गोल नहीं बने हैं, ठीक है, आप गोल बना देना। रिप्रेजेंटेशन क्या कर देता हूं कि ये जो गैप है ये और ये दोनों गैप सेम है, ये आर है ये भी आर है, और यहां पर जो गैप है साहब, यहां पर जो गैप है वो कम ज्यादा है। ये वाला गैप अगर मेरा R1 है तो ये वाला गैप R2 है, ये गैप है यहां से यहां तक का ये, और ये आपको गिवन है यहाँ पर, वैसे फिगर में रिप्रेजेंट होगा पर मैं गिवन कर रहा हूं कि R2 ज्यादा है R1 से, और दोनों पॉइंट चार्ज हैं क्यों पॉजिटिव। कौन सी फिगर सही रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कौन सी फिगर सही है। और इस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे दे रखा है 10 वोल्ट, इसका दे रखा है 8 वोल्ट, इसका दे रखा है 6 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल इसका अंदर वाले का वही 10 वोल्ट है साहब, ठीक है, इसका है 8 वोल्ट और इसका है 6 वोल्ट। इनमें से एक फिगर करेक्ट है कोई सी, कौन सी फिगर सही है, आप स्क्रीन को रोक करके आराम से दिमाग लगा के बताओ। एक बच्चा बोला कि सर पहले तो डिफरेंस बताओ, डिफरेंस क्या है। देख सारा खेल है डी आर का, बताओ डिस्टेंस का, ये भी पॉइंट चार्ज है ये भी पॉइंट है। इसने पहली बात तो फील्ड लाइंस नहीं दिखाई है, मैंने आपसे कहा था फील्ड लाइन कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आप डायग्राम आता है तो ड्रॉ करिए हमेशा। फील्ड लाइन जरूरी नहीं थी, शेप बना के छोड़ दी, ठीक है साहब। अब कंसेप्ट को पकड़िए बेटे, क्या साहब कि इसने पोटेंशियल गिवन किया, इसका 10 वोल्ट, इस सरफेस का 8, इसका 6। मैंने कोई दो सरफेस पकड़ी, कोई भी दो सरफेस, ठीक है साहब। क्या इसने यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो सरफेस के बीच का वो 2 वोल्ट और इन दो सरफेस के बीच का 2 वोल्ट, क्या इसने डीवी कांस्टेंट रखा है? हाँ सर। यहां से यहां तक मैं इस सरफेस के बीच का 2 वोल्ट, इसका 2 वोल्ट, हाँ साहब, इसने डीवी कांस्टेंट रखा है सर दोनों फिगर के अंदर। इसने दोनों फिगर के अंदर डीवी को क्या रखा है साहब? कांस्टेंट रखा है, डीवी को कांस्टेंट रखा है, ये बेस है। अब तुम बड़े बच्चे हो, सोच समझ के जवाब देना, बात को पकड़ पाए तो मजा आ जाएगा साहब। अगर डीवी की वैल्यू कांस्टेंट रखी गई है दोनों फिगर के अंदर साहब, तो तू ध्यान से देख, जैसे जैसे मैं इससे दूर जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं इससे दूर जा रहा हूं, वो डीवी को नहीं बदलने देता है, डीवी को नहीं बदलने देता है, लेकिन मैं जानता हूं कि सर ई की वैल्यू घट रही है। मैं जैसे जैसे दूर जाता हूं वैसे वैसे ई की वैल्यू घट रही है। इसका मतलब सर डी आर को बढ़ना पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि उसने डीवी चेंज नहीं किया है फिगर के अंदर। बात को पकड़, इन दो सरफेस के बीच का 2 वोल्ट है, इन दो के बीच का भी 2 वोल्ट है, ठीक है साहब, डीवी कांस्टेंट है। लेकिन मैं जानता हूं कि जैसे जैसे दूर जाऊंगा ई घटेगा, ई घटेगा साहब, ये चीज कांस्टेंट है, इक्वल का साइन है, ये घट रहा है तो उसे बढ़ना नहीं पड़ेगा, तभी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कांस्टेंट रह पाएगी। तो क्या मतलब दो सरफेस के बीच का गैप बढ़ना चाहिए था? हाँ, तो ये फिगर करेक्ट है, वो गलत है, उसने गैप चेंज ही नहीं किया। एक बच्चा बोला आपने पिछली फिगर में तो ऐसा कुछ नहीं बताया इनके अंदर जो ड्रॉ कराए। कॉमन सेंस सुन, ये जनरलाइज लिखा है, जनरलाइज एबीसी जनरल पॉइंट है, मुझे क्या पता डिफरेंस कांस्टेंट है। तो जनरल है तो जनरल के लिए तो आगे नजदीक बनाओ दूर बनाओ कोई लेना देना नहीं है सब। लेकिन जब फिगर के अंदर डीवी की वैल्यू कांस्टेंट कर दे, मतलब इनके ऊपर वैल्यू डाल दे न्यूमेरिकल, 2 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट, ये वैल्यू डल जाए, फिर आपको देखना पड़ेगा क्या खेल खेल रहा है। तो दोनों फिगर में ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। वो ड्रॉ करने को आया था तो कुछ भी ड्रॉ करिए, जनरल नाम डाल के आ जाओ एबीसी, लेकिन साहब इसने ये वैल्यू डाल दी है। अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, बात समझ में आई है? तो कौन सी फिगर करेक्ट है नीचे वाली और क्यों करेक्ट है, ये प्रॉपर आंसर इसके सामने हिंदी में लिख लेना जो भी समझ में आया, ठीक है बेटे? स्क्रीन को रोक और नोट कर ले आराम से। आजा, 2 हो गए ना, तो 4q लेस देन 0 हो गया। नंबर 3 लिख, 4q1 q2 ग्रेटर देन 0, 4q1 q2 ग्रेटर देन 0, q1 q2 ग्रेटर देन 0। फिजिकल मीनिंग क्या होता है सब? फिजिकल सिग्निफिकेंस, q1 q2 ग्रेटर देन 0। एक अच्छा बच्चा जानता है, पहले लिखवा रखे बेटे, बोथ चार्जेस हैव सेम नेचर, बोथ चार्जेस हैव सेम नेचर, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, ठीक है? ये तुमने समझ लिया होगा, कोई यूनिवर्स फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स होती है तो पॉजिटिव के लिए ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है? ब्रैकेट में लिख देना बोथ चार्जेस हैव सेम नेचर, दोनों पॉजिटिव ले ले साहब। मान ले बेटे ये दोनों चार्ज हैं,
दोनों पॉजिटिव हैं साहब, एक चार्ज ये ले लिया और एक चार्ज ये ले लिया साहब, बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस। तो पहले फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सर। फील्ड लाइंस इसकी मैं जानता हूं पॉजिटिव की, इस हिसाब से रिपल्शन लेकर के इस साइड आती हैं। ज्यादा फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट बेशक से मत करना, ठीक है बेटे, क्योंकि हमको सरफेस पे कंसंट्रेट करना है। यहाँ पर जब आप ड्रॉ करो ना तो थोड़ा देखने में ऐसा लगे कि यहाँ से नॉर्मल निकल रही है, क्योंकि स्फेरिकल शेप दे रखी है ना चार्ज की, ठीक है बेटे। तो ये फील्ड लाइंस हो गई। कम ज्यादा ड्रॉ कर दो, उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग सिमेट्रिसिटी में चल रहे हैं तो तीन तीन ही दिखा देता हूँ। देखो इधर ये फील्ड लाइंस हो गई साहब। अब कंसेप्ट को पकड़ना ध्यान से। जब तू इसका सरफेस ड्रॉ करेगा बेटे, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेगा, तो तू ध्यान से देख जो फील्ड लाइंस के बीच का गैप है वो किधर कम और ज्यादा है। मान लो फॉर एग्जांपल समझना, इसने 1 लाख लाइन छोड़ी थी, 1 लाख, तो अगर अकेला होता तो 50,000 इस हिस्से में होती, 50 इधर होती। लेकिन कहानी क्या बनी है कि इस हिस्से की जो 50 है उनको रिपल्शन मिला है और वो इधर बैक आई है, और तो उन्होंने जो सीधी गई थी इसकी 50,000 उनको भी बेंड किया है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। मतलब फील्ड लाइंस एक दूसरे पे प्रेशर लगाती है और उनको इस साइड बैक करती है, इस साइड। तो ये कॉमन सेंस कहती है कि इस हिस्से में लाइंस के बीच का जो गैप है वो घट गया होगा इसके रेस्पेक्ट में, तो उधर की लाइंस भी इधर आ रही है। तो एक सरफेस मान लो, पहली सरफेस मैंने ये ड्रॉ कर दी साहब, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये बन गई, ठीक है साहब। अब बात को समझना, ये वही फॉर्मूला है E = dV/dr, E = dV/dr। तो dV मेरे पास हो गया E = dV/dr से, तो dV की वैल्यू मेरे पास आ गई E/dr। माइनस साइन पे मत जाना, माइनस सिग्नी पहले लिखा दिया मैंने, आपको दिमाग से लगेगा, अभी उसका खेल नहीं है, अभी उसका खेल नहीं है। अगर dV की वैल्यू कांस्टेंट है साहब, तो ये सारा खेल है E का और dr का। E बढ़ेगा तो dr को घटना पड़ेगा, E घटेगा तो dr को बढ़ना पड़ेगा, कॉमन सेंस है। अब सुनियो, मान ले 10 वोल्ट की सरफेस है, समझना 10 वोल्ट की है सर, अभी 8 वोल्ट की बनानी है, 8 वोल्ट की। अब मैं जानता हूं कि इधर लाइंस के बीच का गैप कम, वो क्या नाम है, ज्यादा है, इधर कम है। इधर कम होने का मतलब यहाँ E हैवी है, और E हैवी है तो dr को घटना पड़ेगा। कहने का मतलब ध्यान से देखना कैसे ड्रॉ होता है कि इस साइड का जो गैप है सरफेस के बीच का वो गैप कम, और इस साइड जाते हुए वो गैप ज्यादा। पकड़ बात को, यहां पे गैप कम है और इधर गैप देख ज्यादा है। दोबारा सुनिए क्यों हुआ है। ये मान ले 10 वोल्ट की सरफेस है, बाहर वाली 8 की है, तो ये हर जगह 10 वोल्ट है और ये हर जगह 8 वोल्ट है। क्या dV की वैल्यू मुझे कांस्टेंट है? हाँ साहब, क्योंकि एक सरफेस पे तो एक ही वैल्यू रहेगी, लेकिन इधर भी E घट रहा है, इधर E ज्यादा है, तो इधर dr को बढ़ना पड़ता है। तो दैट्स वाई ये सरफेस देख ध्यान से, स्फेरिकल शेप नहीं होती है, ठीक है। ये देखने में गोला ऐसा लग रहा है, लेकिन अंदर अलग अंदाज है। ये इधर खुलता है गोला, 2 बना दो सफिशिएंट है, ठीक है। ऐसे एक इसकी दिखा दो, ठीक है, ये बन गई साफ। छोटी बड़ी हो जाए उससे कोई वो नहीं है, क्योंकि लेंस वो चार्ज से मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा खेल साहब। ये है, अगर ये दोनों चार्ज काफी नजदीक है ना, आप थोड़ा दूर जाओगे तो ये सरफेस बेटे एक प्रॉपर्टी आएगी कि दो सरफेस इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। फिर ये कुछ समय बाद ये मेरे को ऐसा दिखाई देने लग जाएगा, ये सरफेस ये है, सिंगल सरफेस हो जाती है, सिंगल, ये बन गया। और तो फिर ये लगभग गोले पे ही आ जाती है, ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगी। क्लियर है? तो जो मेन है वो है ये वाला कंसेप्ट, और एक खेल आया किसकी वजह से, dV = EDR से। dV की वैल्यू कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि दो सरफेस को देख रहे हो आप, इनके बीच में dV कांस्टेंट रहेगा चाहे कुछ हो जाओ। ये 10 की है, ये 8 की है, तो हर जगह 2 वोल्ट का अंतर चाहिए, 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का अंतर कांस्टेंट है, लेकिन E घट रहा है, क्योंकि गैप बढ़ रहा है तो E घट रहा है, तो इसका मतलब dr को बढ़ना पड़ेगा। तो ये dr जो है ये बढ़ जाता है, सही है। यहाँ E उसके रेस्पेक्ट में कम होता जाए तो dr घटता गया, E बढ़ता जाएगा, dr घटता जाएगा। बात समझ में आती है? तो ये है for Q1 Q2 > 0। स्किन को रोक, नोट कर। नेक्स्ट आ जा, नंबर 4, for Q1 Q2 < 0। for Q1 Q2 < 0। Q1 Q2 < 0 का मतलब डाइपोल भी है, याद है कि अगर दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर के हो गए तो यही डाइपोल है। पहले जनरल फिगर है,
वही Q1 Q2 लेस देन 0, मतलब फिजिकल क्या हो जाता है, वो चार्जेस हैव अपोजिट नेचर, वो चार्जेस हैव अपोजिट नेचर। फॉर एग्जांपल डाइपोल, मैं ना डाइपोल के लिए ही बनवा रहा हूं बेटे, ठीक है, डाइपोल का ज्यादातर डाइपोल के नाम से ही आता है, तो डाइपोल के लिए बन गई तो इसके लिए तो अपने आप ही बन गई, ठीक है। तो एक प्लस ले लो और एक ले लो माइनस, एक प्लस और एक माइनस, बोल स्टेप सही है, ठीक है, डाइपोल हो गया सब। फील्ड लाइंस ड्रॉ कर, फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, तो ये फील्ड लाइंस हो गई सब। और अगर मैं लाइंस दोनों चार्जेस पे इक्वल दिखा दूंगा, इक्वल, तो ये डाइपोल हो जाता है, क्योंकि तू जानता है कि लाइंस जो हैं वो मैग्नीट्यूड के रेशियो में चलती हैं, तो इक्वल ही दिखा दो। तो यहाँ से कितनी निकल करके गई हैं सब, 4 2 6, ठीक है ना, तो 6 ही इसके ऊपर पहुंचा दो सब, ये और एक ये डाइपोल हो गया। अब तुम बड़े बच्चे हो, सोच के बोलो बेटे, अकेला होता और 1 लाख लाइन छोड़ता तो 50,000 इधर और 50 इधर, लेकिन साहब वो माइनस बैठा है, 50 जो इधर गई थी उनको तो खींचे गई, इधर वाली भी बेंड हो गई, इसी पे आती है, मतलब ड्यू टू इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्या इस साइड में लाइंस के बीच का गैप घट रहा होगा? यस, इसके रेस्पेक्ट में। अभी वह लाइंस के बीच का गैप किधर कम है, इस साइड, और साहब लाइंस के बीच का गैप कम होने का मतलब है इस हिस्से में ई हैवी है, ई हैवी है तो इधर आर को घटना पड़ेगा, डी आर को। मतलब अगर तू एक सरफेस ये दिखा देता है, सब ये सरफेस दिखा दी, अब इधर डी आर घटेगा, डी आर घटने का मतलब ये हो जाएगी, इधर बढ़ रहा है, ठीक है। अब फिगर सही बनाना बेटे सिमेट्रिसिटी में, ठीक है, ये कहानी बनेगी। 2-3 सरफेस दिखा दो, कोई वो नहीं है, ये दिखा दी सब, उस साइड में बढ़नी चाहिए, ठीक है, ये पर दिखाना सिमेट्रिसिटी बिल्कुल सही एक जैसी, क्योंकि दोनों चार्ज मैंने सेम ले रखे हैं। और साहब काफी दूरी पर जाओगे ना, काफी दूर जाओगे तो बिहेव्स लाइक अ सिंगल सरफेस, बिहेव्स लाइक अ सिंगल सरफेस, ये है। ये डाइपोल की फिगर भी है और ये Q1 Q2 लेस देन 0 की भी है। अब ना बेटे डाइपोल पे कंसेप्ट और बनता है, ध्यान से सुनना। तुम याद करो जब डाइपोल का हम लोगों ने डेरिवेशन किया था पोटेंशियल वाला, तो एक इक्वेटोरियल लाइन, एक ऐसा आंसर आया था इक्वेटोरियल लाइन कि उसके ऊपर कहीं पे भी कैलकुलेट करो पोटेंशियल 0 आता है। याद करो, इक्वेटोरियल लाइन एक ऐसा पॉइंट आया था जहां पर हर जगह का पोटेंशियल 0 आया था। अब तुम अगर इस चीज को 3D में देखो, 3D के अंदर ये लाइन ना लेकर के इसको प्लेन ले लो, दिस इज द प्लेन पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, प्लेन, और प्लेन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट, जैसे ये वाला कॉर्नर ले लेता हूं, ये कॉर्नर, तो देख यहां से जो डिस्टेंस है वो यहां से है, क्योंकि बीच से पास हो रही है। ऐसे कोई भी पॉइंट पकड़ के देखो, दोनों से डिस्टेंस सेम आएगा। डिस्टेंस सेम आने का मतलब क्या है, सब KQ/R प्लस ऑफ माइनस KQ/R, क्या आंसर 0? हाँ साहब, कि इक्वेटोरियल लाइन को तो हम पढ़ चुके, लेकिन जो प्लेन इक्वेटोरियल लाइन से क्रॉस करेगा, जिसको हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं, वो भी एक ऐसी सरफेस तैयार हो जाएगी जिसके ऊपर हर जगह का पोटेंशियल 0 आ रहा है, हर जगह का पोटेंशियल 0 आ रहा है। और ऐसी कोई भी सरफेस जिसके ऊपर हर जगह पोटेंशियल सेम हो, साहब वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है, द प्लेन पासिंग थ्रू द इक्वेटोरियल लाइन, सही है, नॉर्मल टू द एक्सिस, मतलब ये अगर कोई प्लेन कंसीडर कर लिया जाए बेटे जो यहां से पास होकर के जा रहा है, प्लेन, दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन, क्लियर है। तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल है फॉर अ डाइपोल, फॉर अ डाइपोल। इस प्लेन पर कहीं पर भी पॉइंट आ जाओ, हर जगह का पोटेंशियल सेम, हर जगह का पोटेंशियल सेम। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए ना कि राइट द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डाइपोल, तो शेप आप ये भी लिख सकते हो, इक्वेटोरियल प्लेन इज द एग्जांपल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये तो है ही, इनकी शेप नहीं है बेटे, देखने में स्फेरिकल है, शेप नहीं है, ड्रॉ ही होंगी, ठीक है। और ड्रॉ करने को आ जाए तो ये फिगर बनाओ, ये फिगर तो डाइपोल के लिए भी वैलिड हो गई और इसके लिए भी वैलिड हो गई। अगर लाइंस के बीच का क्या नाम है, लाइंस आपने इक्वल शो कर रखी तो डाइपोल है। बिल्कुल सेम फिगर दिखाई है, ये वाली लाइन, ये और ये बिल्कुल सेम दिखा के आए हो तो डाइपोल की है। लाइंस के बीच ये थोड़ा गैप कम ज्यादा हो रहा है तो फिर वो अलग अलग चार्ज है, ठीक है। तो डाइपोल के लिए भी वैलिड हो गई ये फिगर, इसके लिए भी वैलिड हो गई, वो स्पेशल फॉर डाइपोल है।
तो जब आप ये फिगर बना दोगे उसके नीचे एनओटी नोट डाल के लिखेंगे इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अ डाइपोल is also the example of equipotential surface for it, because the potential at every point on it, at each point on it is zero. ठीक है बेटे? तो डाइपोल के नाम पे दोनों फिगर, at every point on it, at each point on it is zero. ठीक है बेटे? तो डाइपोल के नाम पे दोनों फिगर बना दिए बेटे। अब ये चार कंसेप्ट हो गए बेटे, ठीक है, चार फिगर ड्रॉ कर ली हमने। अब इसी टॉपिक के अंदर कुछ प्रॉपर्टी लिखो, पहले प्रॉपर्टी कवर करेंगे, फिर इन फिगर पे वापस लौटेंगे। लिख प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, जैसे हम लोगों ने फील्ड लाइंस भी ड्रॉ करी थी ना, याद है ना बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टी साथ साथ चलाई थी, वैसे इस टॉपिक को कवर करेंगे। प्रॉपर्टी फर्स्ट लिख, नो वर्क इज डन, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, no work is done in moving a charge along the equipotential surface, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी भी चार्ज को घुमाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता। रीजन इधर देखियो, मान ले बेटे ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है साहब, इस चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। अब आपसे कहता है कि एक चार्ज घुमाना है ए से लेकर के बी तक, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर ही घुमाना है। हाँ साहब, घुमाने का अंदाज कुछ भी हो सकता है, घुमाने का अंदाज मतलब जैसे ए पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है साहब, और ये सी है, ए से बी पर लाना था, कहता है वाया सी होते हुए, या ए से लेकर के बी पर डायरेक्ट आ जाओ। इसी चीज को दिखने का देखो अंदाज ये भी है बेटे, ये शायद मैंने आपको क्वेश्चन 2 दिन पहले कराया भी था। यहाँ पे पेरेंटल चार्ज है, पॉइंट ए से लेकर के बी पर जाना है, किसी चार्ज को लेकर के, ये लेकर के जाना है। और इसी का एक अंदाज ये भी था, डायगोनल वाला भी कराया होगा, कि एक पेरेंटल चार्ज जो है वो ये रखा हुआ है सेंटर पे, और एक चार्ज को यहां से लेकर के, ए से लेकर के और बी पर जाना है। क्यों ये चार्ज ले लेते हैं, ये है, ये सवाल थी। मैंने आपसे कहा था इसको सॉल्व करने का कंसेप्ट और बताऊंगा। इधर सुनियो, पहले रीजन देख साहब। बोलिए वर्क डन होता क्या है, कि सर वर्क डन होता है फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का गुणा में वो चार्ज जो घुमाया गया है, ये आंसर है साहब। घुमाने वाले चार्ज को मैं स्मॉल क्यू ले लेता हूं बेटे, स्मॉल क्यू वो चार्ज है जो घुमाया गया है, ठीक है, क्यू पेरेंटल हो गया, ठीक है सर। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल किसकी वजह से होगा सर, इसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल, तो ये भी फाइनल भी है, तो दैट इज वी बी माइनस ऑफ वी ए इंटू में क्यू। ये दोनों पॉइंट साहब इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर है। क्या दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है? हाँ। क्या वी और वी भी बराबर है? हाँ साहब बराबर है, तो दैट इज शुड बी 0 इंटू में क्यू, आंसर इज 0। सेम पोटेंशियल माइनस करिए, 0 आंसर है। इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है मुझे आज के बाद, मुझे आइडेंटिटी रटनी है, प्रॉपर्टी रटनी है। क्या साहब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे घुमाओगे 0 आंसर आएगा। बच्चा बोला सीधा कहीं से घूम के आऊं, ऐसे घूम करके आ जाता, कहीं से आया साहब, इस चार्ज को अपने घर ले जा, वापस ला के रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव नेचर रखती है फोर्स, और कंजर्वेटिव रखती है तो साहब वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता नहीं है, वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता नहीं है। ये रहा साहब, क्या इसका ये सॉल्यूशन यही है साहब। इसको मैंने आपको इस फॉर्मूले से सॉल्व कराया था, उस दिन कराया था। इसको आप चाहो तो ऐसे कर सकते थे। अब सुनना, एक बच्चा बोला सर ये सेंटर पर है ना, तो इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी कैपिटल क्यू की, वो ये बनेगी। इसका मतलब ए और बी जो 2 पॉइंट है वो जाने अनजाने में इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दे रखे थे, दे रखा था स्क्वायर बना के, लेकिन वो दोनों पॉइंट थे इस सरफेस पे। यही सेम फॉर्मेट यहाँ पर है, सेम फॉर्मेट है ये। रहा तो बोल, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम था। ये 4 सवाल हैं और चारों फेमस हैं, चारों ही फेमस हैं, अंदाज अलग अलग रहता है। तो आपकी मर्जी, आप चाहे इस फॉर्मूले से सॉल्व करो, नहीं तो आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख दो, तो प्रॉपर्टी की फॉर्म में, कि बोथ पॉइंट ए एंड बी
are lie on the same equipotential surface. That's why no work is done in moving the charge along this particular surface or points, along these 2 points. बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये रीजन हो जाता है बेटे, रीजन। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन फिगर बना देना और सबका आंसर लिख देना जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन। स्क्रीन रोक नोट का। प्रॉपर्टी नंबर 2 पर प्रॉपर्टी नंबर 2 लिख बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस या टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के ऊपर हमेशा नॉर्मल होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर या नॉर्मल। प्रॉपर्टी नंबर 2। इसलिए मैंने आपको ना बेटे पहले 2 फिगर बनाई थी ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, उसमें आपसे कहा था फील्ड लाइंस दिखाओ, वो रेडियस है, नॉर्मल चलता है। वो जो हम लोग फिगर बना रहे हैं, तो ये जो फिगर बनाई है ये पेरेंटल चार्ज है, तो ध्यान से देख, ये फील्ड लाइंस है ना, ये नॉर्मल थी सरफेस के ऊपर, ये प्रॉपर्टी है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो हम ये फिगर बनाते हैं ना, फील्ड लाइंस आप पहले बना दो, फील्ड लाइंस हेल्प करती है हमारी। ठीक है, इधर देखो, अब इसका प्रूफ आ जा। रीजन REASON। साहब मान ले ये कोई सरफेस है, ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, 3D में थोड़ा दिखाने की कोशिश करिए। ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। ये सरफेस किसी चार्ज की वजह से रही होगी, पेरेंटल चार्ज की वजह से। हाँ साहब, पेरेंटल चार्ज कोई रहा होगा, अब उसकी वजह से जो फील्ड जा रही होगी इस जगह पे, वो ये फील्ड गई होगी। साहब बिल्कुल सही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, मेरे से कहता है कि एक चार्ज को घुमा साहब और ए से लेकर के बी पर लेकर के जा, चार्ज को ए से बी पर लेकर के जा, ए से बी पर। और मान लो ये डिस्टेंस जो मैं इसको मूव कराता हूं यहां से यहां तक का, ये डिस्टेंस dl है। क्या है? dl। तो बोलिए साहब वर्क डन कितना हो गया? तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन या वर्क डन, दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू F डॉट dl। F डॉट dl। यहां पर फोर्स कितनी लग रही होगी सर? चार्ज अपना, फील्ड दूसरे की, फील्ड इसकी आ रही होगी, है ना। तो चार्ज अपना q को घुमा देता हूं और फील्ड दूसरे की, तो दैट शुड बी E डॉट dl। बोल स्टेप सही है यहां तक? लेकिन किंतु परंतु बट प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कहती है कि अगर आप एक ही सरफेस पर घुमा रहे हैं तो आपका वर्क डन नहीं होगा आपका। अगर ये वर्क डन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ Q इंटू में E डॉट dl की वैल्यू 0 हो गई। साहब बिल्कुल सच्चाई है, Q इस साइड आया, 0 हो गया, यहां से कंफर्म हो गया कि E डॉट dl की वैल्यू साहब 0 हो गई। तो यहां से कंफर्म हो गया कि E dl cos थीटा की वैल्यू 0 हो गई। E 0 नहीं है, dl 0 नहीं है, इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू 0 है। और यहां से कंफर्म हो गया साहब थीटा की वैल्यू 90 है। थीटा की वैल्यू 90 है, क्योंकि थीटा किसके बीच का एंगल है? E और dl के। E कहाँ है? ये रहा, dl सरफेस के ऊपर है, इसका मतलब ये दोनों चीज 90 पर होनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाओ। ये तो प्रॉपर्टी प्रूफ करनी थी आपको, है ना, कि E और dl के बीच का एंगल 90 है, इसका मतलब E और सरफेस के बीच का एंगल 90 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये प्रॉपर्टी नहीं है साहब, ये जन्नत है। ये प्रॉपर्टी नहीं है, जन्नत है साहब। ठीक है बेटे, रोक स्क्रीन को, सॉल्यूशन नोट कर लिखिए बेटे। प्रॉपर्टी नंबर 3 लिख। प्रॉपर्टी नंबर 3, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर क्रॉस ईच अदर। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर क्रॉस ईच अदर। दो सरफेस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं साहब। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर क्रॉस ईच अदर। दो सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये क्रॉस वाला कंसेप्ट ना बेटे कई बार आ लिया, पहले भी आया था, याद है? अगर क्रॉस कर जाएंगी तो एक पॉइंट के ऊपर दो पोटेंशियल आ जाएंगे, वहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी। जैसे मान ले दो सरफेस हैं साहब, ठीक है, और ये दोनों सरफेस एक दूसरे को क्रॉस कर गई। ये 20 वोल्ट की सरफेस थी, मान ले 30 वोल्ट की थी लेट, तो साहब इस पॉइंट का पोटेंशियल बोलना इन दोनों का। ये कहेगी 20 वोल्ट का, वो कहेगी 30 वोल्ट का, ये तो अटक गया पॉइंट स्पेस में, है ना। तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर क्रॉस ईच अदर। रीजन लिखना चाहो लिख दो। इफ दे क्रॉस
then at the point of intersection there will be two values of potential या electric potential. There will be two values of electric potential which is not possible. ऐसा पॉसिबल नहीं है साहब. ठीक है, ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3. प्रॉपर्टी नंबर 4, ये 4 वही है जो अभी हम लोगों ने किया था. कौन सी? कि E = dV/dr वाले फॉर्मूले से. ठीक है बेटे, तो यहां से कंफर्म हो जाता है E इनवर्सली चलता है R/dr की. एक प्रॉपर्टी. इक्विपोटेंशियल surfaces are closer together in the region of strong electric field. जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है ना बेटे, वहां पर जो सरफेस है उनके बीच का गैप कम होता है. and farther apart in the region of weaker electric field. जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हल्की होगी वहां पर गैप ज्यादा होता है. जैसे अगर मैं तेरे को ये सिचुएशन दे दूं, मान ले कुछ सरफेस दे देता हूं साहब, कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दी आपको. ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं साहब, और पॉइंट डाल के दे देता हूं, ये पॉइंट ए है साहब, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है. बताना किस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी. ये सरफेस दे रखी है 4. बच्चा बोला सर इन दो सरफेस के बीच का गैप कम है, dr कम है, E ज्यादा होगा. यहाँ dr उससे ज्यादा है, E उससे कम होगा. यहाँ dr और भी ज्यादा है. तो यहाँ से कंफर्म हो गया सर फील्ड इंटेंसिटी A की ज्यादा है, B के रेस्पेक्ट में ज्यादा है C से. अरे हाँ तो बोल. ये प्रॉपर्टी के ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना देता है. बात समझ में आती है. ये चारों प्रॉपर्टी नहीं है साहब, ये जन्नत है. और इन सभी में जो असली जन्नत है ना, वो दूसरी प्रॉपर्टी है. फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस. स्किन को रोक, इसको नोट कर ले. देख लिया बेटा, फिगर तो हो गई ना. तो उस पे आ जा फिगर नंबर 5 आ जा. फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं साहब? अगर लाइंस के बीच का गैप बराबर है तो यूनिफॉर्म है. बोल सही ना. तो नंबर 5 आ गया बेटे ना. फॉर यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई साहब. लाइंस के बीच का गैप बराबर दिखा देना, ये यूनिफॉर्म फील्ड है. कहता है इसके लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ करी, वो क्या नाम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो. तू जानता है कि प्रॉपर्टी कहती है क्या, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस फील्ड लाइंस के ऊपर नॉर्मल होनी चाहिए. अगर नॉर्मल होनी चाहिए, सरफेस ड्रॉ करनी है सरफेस, तो ये जो सरफेस तैयार होती है ना बेटे, वो होते हैं प्लेन्स. दीज आर द प्लेन्स. ये प्लेन्स हैं परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. सही है. तो जो अब शेप लिखोगे ना, शेप, तो शेप क्या होती है? प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. ये ध्यान से सुन लो, प्लेन्स है बेटे, लाइन नहीं है. कई बार ना हम लोग बस शॉर्टकट में ऐसे ही बना देते हैं. ठीक है, गलत नहीं करता टीचर, पर लिखना होता है कि दीज आर द प्लेन्स. ये भी बना दो, सही होती है, पर लिखना होता है कि दीज आर द प्लेन्स, नॉट लाइंस. यूनिफॉर्म फील्ड गई हुई है सब, उसमें प्लेन्स ड्रॉ कर दो. बस शर्त ये है नॉर्मल दिखाई देना चाहिए, कहानी खत्म. हाँ, कंसेप्चुअल आपसे पूछ ले, जैसे इस पे 2 पॉइंट डाल दे, ए और बी 2 पॉइंट है साहब, ये पॉइंट सी है साहब, ये पॉइंट डी है. बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा है, किसका पोटेंशियल है ज्यादा है. तो दुनिया जानती है फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई टू लो. ए पहले आ गया क्योंकि फील्ड लाइंस इधर से चल करके आ रही है ना, इस साइड से. तो पोटेंशियल किसका ज्यादा है? ए का ज्यादा है साहब. तो पोटेंशियल ए का और बी का तो बराबर है क्योंकि ए की सरफेस पर है, लेकिन सी से ज्यादा होगा, और वो ज्यादा है डी से. ये चीज हम लोगों ने फील्ड इंटेंसिटी में भी ड्रॉ करी थी, याद करो. फील्ड इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है? फील्ड इंटेंसिटी सर सभी पॉइंट्स की बराबर है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म फील्ड है. तो कंफ्यूज मत होइएगा. फील्ड, ये फिगर पहले भी बनी थी फील्ड लाइंस के लिए, ये मैंने पहले भी लिखाया था. इंटेंसिटी हर जगह की सेम है, लेकिन साहब पोटेंशियल ए का ज्यादा है, सी से ज्यादा है, डी से. ए और बी का बराबर है क्योंकि ए की सरफेस पे लाई करते हैं. सही है. तो शेप क्या है? दीज आर द प्लेन्स नॉट लाइंस.
ठीक है बेटे, स्क्रीन को रोक, नोट कर, लिख लिया बेटे। एक एनसीईआरटी का ना बेटे क्वेश्चन है 2.34, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने सितारे चाहो उतने लगा देना, साहब वो क्वेश्चन नहीं है, वो जन्नत है, जन्नत। देखो क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीन से लिखना, इधर है। Describe systematically the equipotential surface correspond to। इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको बनानी है, किसके कॉरस्पॉन्ड बनानी है साहब? नंबर फर्स्ट, अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म। तो साहब जो अभी फिगर ड्रॉ करी है, क्या ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी थी? हाँ। बच्चा बोला सर जेड डायरेक्शन है, साहब जिधर फील्ड जा रही है उधर जेड एक्सिस लिख दे, उधर जेड लिख दे। एक कहता है नहीं सर मैं तो जेड ऊपर की तरफ ही ड्रॉ करूंगा, तो साहब तेरी फिगर के अंदर अगर जेड ऊपर होगा मतलब फील्ड लाइंस तेरी ऊपर की तरफ जा रही होंगी ऐसे, ठीक है। तो शेप क्या थी? शेप थी प्लेन्स परपेंडिकुलर, ठीक है बेटे। तो दीज आर द प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है, ये शेप आ जाएगी। ये वही फिगर है, बस ऊपर की तरफ बन गई है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, क्लियर। इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है ना बेटे, ये साहब पार्ट नहीं है, जन्नत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। A field that uniformly increases in magnitude but remains constant along z direction। साहब एक ऐसी फील्ड गिवन है, एक ऐसी फील्ड गिवन है जो मैग्नीट्यूड में तो बढ़ रही है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं करती है। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज अगर E की वैल्यू देखूं तो E इंक्रीज हो रही है लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलती है, जेड के अलॉन्ग है। बच्चा बेटे पकड़ गया सर, ये तो वही खेल खेल गया क्या कि E बढ़ रही है तो साहब dr को घटना पड़ेगा, dr को घटना पड़ेगा। तो कैसे ड्रॉ करूं? तो ड्रॉ ऐसे कर देते हैं, ठीक है बेटे। तो प्लेन्स दिखा देना, दीज आर द प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड, लेकिन प्लेन्स के बीच का जो गैप है उसको ध्यान से देखो, वो गैप घटता जा रहा है लगातार। 3-4 दिखाना है हमको, ज्यादा नहीं दिखाने होते, ठीक है। ये दिख करके और इनके बीच का जो गैप है बेटे, ठीक है, इसको R1 डाल देना, इसको R2 डाल देना, इसको R3 डाल देना और ये लिख देना कि R1 ज्यादा है R2 से, ज्यादा है R3 से। इन दोनों फिगर में अंतर समझिए। फिगर ड्रॉ करते समय एक जैसी ही लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये फिगर हमको एक चीज रिप्रेजेंट कर रही है, गैप का। उसने मुझसे बोला कि साहब फील्ड इंक्रीज हो रही है जेड के अंदर, तो डायरेक्शन जेड की तरफ है, ये फिक्स है। तो सर अगर डायरेक्शन जेड की तरफ है तो नियम ये कहता है कि सरफेस पे नॉर्मल, फील्ड लाइन पे नॉर्मल चलेगी सरफेस, तो नॉर्मल चलेगी जेड पे, तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल हो गई। तो व्हाट इज द शेप? तो शेप तो है प्लेन्स पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन या प्लेन्स परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, एक ही बात है। लेकिन गैप धीरे 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 घटता जाएगा क्योंकि E की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। साहब ये जन्नत है, जन्नत। बात समझ आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। फिर इसमें सी पार्ट कहता है साहब सिंगल पॉजिटिव चार्ज एट द ओरिजिन। तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज की सबसे पहले स्फेरिकल शेप होती है, हमने ड्रॉ करी थी। फोर्थ पार्ट है अ यूनिफॉर्म ग्रिड कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग इक्वली स्पेस्ड पैरेलल चार्ज्ड वायर्स इन अ प्लेन। ये बेटे ये अलग ही कंसेप्ट दे दिया है कुछ एनसीईआरटी ने। क्या कहता है? वो ये कहता है कि इक्वली स्पेस्ड चार्ज्ड वायर्स हैं, ये है, ये कहानी है। अब तुम बड़े बच्चों सोच के बोलो कि एक वायर के ना लगभग सिलेंडर बनता है बेटे, एक वायर का लगभग सिलेंडर बनता है। तो अगर मैं इसको अपर व्यू दिखाऊं ना तेरे को, अपर व्यू, तो अपर व्यू में ऐसा डॉट दिखाई देगा तेरे को, ये अपर व्यू का मतलब ये है, ठीक है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो ये नजदीक है, काफी नजदीक है। तो मैं फिगर बना देता हूं, तो नजदीक आओगे ना तो आपको ये सरफेस दिखाई देगी ये, और कुछ दूरी पर चले जाओगे तो बिल्कुल ये प्लेन हो जाते हैं, प्लेन। बात समझ में आई है? तो दीज आर द प्लेन्स। तो इसका आंसर क्या लिखते हैं? आंसर ये लिखेंगे कि नियर टू द वॉल्स और नियर टू द ग्रिड। सही है। तो फील्ड इज वेरिएबल, फील्ड इज वेरिएबल मतलब बदलती रहे, वो सॉरी
हाँ, फील्ड इज वेरिएबल, दैट्स व्हाई पोटेंशियल सरफेसेस इज नॉट यूनिफॉर्म, बट फार अवे द पोटेंशियल सरफेसेस आर नियरली प्लेन्स, पोटेंशियल सरफेसेस आर नियरली प्लेन्स। तो अगर आप इसको अपने 3D में देखो तो इस दीवार पे ये मान लो, तो थोड़ी दूर आने के बाद प्लेन्स बन जाते हैं, ऐसे प्लेन्स, दीज आर द प्लेन्स। बात समझ में आई है? तो ये सरफेसेस है, इनके अंदर ये जो ये वाला पार्ट है ना बेटे, ये आज तक बोर्ड में नहीं आया ग्रिड वाला, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ऐसा नॉन यूनिफॉर्म का है नहीं, इन्होंने कंसेप्चुअल पूछा हुआ है, तो कंसेप्चुअल आप लिख सकते हो, ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही है, सॉल्यूशन लिख लेना है चारों का। पर ये जो बी पार्ट है साहब, ये जन्नत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बेटे कुछ सरफेसेस आज हमने ड्रॉ करी हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल और कंसेप्ट्स, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।